तो हम लोग अब थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दो चैप्टर हमने इसके पहले पढ़ा दिया था 9 क्लास वाले। तो तीसरा चैप्टर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जीवन की कार्यकीय विधियाँ या जीवन के जैव प्रक्रम। ये हेडिंग हो गई, जीवन की कार्यकीय विधियाँ या जीवन के जैव प्रक्रम, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। हिंदी में कई शब्दों का यूज हम लोग कर लेते हैं, इंग्लिश में इसका एक ही है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। क्रियाएं जो शरीर में होती हैं, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। जैविक क्रिया जो भी होती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं जितनी होती हैं। अब यहाँ पर पहली जो जीवन की कार्य की विधियाँ, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में पहला है वनस्पति या पादप। प्रश्न कहीं आता है तो पादप शब्द का उपयोग करता है वनस्पति के स्थान पर, तो इसलिए दोनों शब्दों का की जानकारी होनी चाहिए। पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। पौधों में कार्य की विधि में सबसे पहली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक शब्द है फोटो शब्द, फोटो इसका मतलब होता है लाइट, प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग अप निर्माण करना, निर्माण या संश्लेषण, इसको हिंदी में कह सकते हो, निर्माण या संश्लेषण। इसकी हिंदी पहले मीनिंग को समझिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो लाइट, सिंथेसिस बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्शन एक शब्द आता है, कंस्ट्रक्शन माने निर्माण, बनाना, निर्माण करना। जैसे बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग करते हैं, बनाना। यानी प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण करने की क्रिया। अगर एक बार में देखें तो इसकी परिभाषा, वह मेटाबॉलिक क्रिया, वह एनाबॉलिक रचनात्मक। मेटाबॉलिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक, एनाबॉलिक, केटाबॉलिक। वह मेटाबॉलिक क्रिया या वह रासायनिक क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है। सूर्य की जो सौर ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा जिसको कहते हैं रेडिएंट एनर्जी, वो रासायनिक ऊर्जा बदलती है, ऑक्सीजन गैस उप पदार्थ के रूप में बाहर करती है। भोजन निर्माण हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के रूप में। अब इसको रासायनिक समीकरण अगर लिखते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O 12H2O, सूर्य का प्रकाश यहाँ हमने लिख दिया क्लोरोफिल, एक अणु ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज। एक अणु इसके पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं, ग्लूकोज है, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये रासायनिक समीकरण इसका है। समीकरण रासायनिक क्रिया ना, मेटाबॉलिक क्रिया में एनाबॉलिक क्रिया, रचनात्मक क्रिया है, रचना हो गई, निर्माण हो रहा है, निर्माणकारी क्रिया है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, अगर केवल CO2 लिखे, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, CO2। 12 अणु जल, H2O जल, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, एक अणु जल हुआ, इसके 12 अणु जल। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, एक अणु ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O, यहाँ 12 अणु जल लिया गया तो प्रकाश संश्लेषण में 6 अणु जल उत्पन्न भी होता है, जो कोशिकाओं में एब्जॉर्ब हो जाया करता है। कोशिका के अंदर 6 अणु
कार्बन 6 अणु ऑक्सीजन निकलते हैं। जितने परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड जितने अणु में ली जाती है उतना ही अणु ऑक्सीजन का मुक्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, परिभाषा बता रहे हैं, परिभाषा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें जल ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन उप पदार्थ के रूप में मुक्त हो जाती है। ये मुक्त होता हुआ हमने तीर से दिखा दिया। ऑक्सीजन उप पदार्थ के रूप में मुक्त हो जाती है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है उसमें एनर्जी है जिसको कहते हैं सोलर एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। लाइट एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा। उसको हम चूंकि सूर्य की किरणों के विकिरण से प्राप्त होती है, रेडिएशन से, इसलिए विकिरण ऊर्जा रेडिएट एनर्जी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जो भोज्य पदार्थ बनता है उस भोज्य पदार्थ के अणु में, मॉलिक्यूल में यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थित हो जाती है। वो एक तरह की रासायनिक ऊर्जा है। जैसे रासायनिक ऊर्जा एटीपी है, आगे इसी में पढ़ेंगे, बताएंगे हम। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लियर हुई। परिभाषा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, हरी कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पूरा होगा उसी के कारण उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। हरे पेड़ पौधे, पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चा माल है, कच्चा माल रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस उप पदार्थ बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त हो जाती है तथा सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण याद होना चाहिए। ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसका स्थान कहाँ है, ये कहाँ पर होती है? पौधे के जितने हरे भाग जो प्रकाश की उपस्थिति में है, हरे भाग, अगर जड़ किसी पौधे की हरी है, प्रकाश से पा रही है, तो जड़ में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, नो डाउट। अगर प्रकाश मिल रहा है तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होगा। फल अगर हरा है, सूर्य का प्रकाश उसको मिल रहा है, तो हरे फल में भी होगा। कच्चा हरा फल बहुत से देखा होगा, फल कच्चा रहता है, कच्चा आम है, टमाटर कच्चा है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। कुछ पौधे के हरे हरे तने जो हैं, जैसे नागफनी का तना, कांटा वाला पौधा कैक्टस, गुदेदार उसका तना होता है, उसमें पत्ती होती ही नहीं, तो उसके तने में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। आर्किड नामक पौधा की जड़ हरी होती है, हवा में से दूसरे पौधों को उतार लटकती रहती है, वायुमंडल से पानी को अवशोषित करता है, वाष्प जो जल की है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जड़ों पर एक विलामेन नाम का ऊतक की रचना पाई जाती है जो नमी को अवशोषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। तो आर्किड नामक पौधे की जड़ में, जैसे कुछ जंतु भी उनके शरीर में क्लोरोफिल, जैसे युग्लिना का नाम सुना होगा। युग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि उसका शरीर हरा होता है, पानी में होता है, जलीय जंतु है। सिरेटियम, सिलोमोनास, क्रिसमीबा, CHRYS AMOEBA, अमीबा, क्रिसमीबा, ये सब एनिमल हैं, जंतु। इनके शरीर में भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हो गया स्थान। हमने बताया पौधे के सभी हरे भागों की कोशिकाएं, विशेषकर अगर इसका स्थान हम माने तो पत्तियों की ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा, पत्ती में 2 बाह्य त्वचा होगी, दोनों बाह्य त्वचा के बीच में मीसोफिल ऊतक है। मीसोफिल ऊतक में 2 तरह की कोशिकाएं हैं पैरेन्काइमा की। एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा
और दूसरा है स्पंजी पैरेंकाइमा। पहली सेट पैरेंकाइमा खम्भ मृदु तक, स्पंजी मृदु तक, स्पंजी पैरेंकाइमा। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अधिक पाया जाता है, इसलिए पौधे के क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल भरा रहता है। तो उसका केंद्र स्थल हम लिख सकते हैं पौधे के सभी हरे भागों की कोशिकाएं, विशेषकर पत्तियों के मेसोफिलोतक, पर्णमध्योतक कहते हैं, पर्णमध्योतक, मध्योतक ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा, दोनों के बीच में मेसोफिलोतक में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ये साइट हुआ प्रकाश संश्लेषण का स्थान, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के अवयव क्या क्या है। ये परिभाषा हुई, रासायनिक संकरण हुआ, इसका स्थान कहाँ कहाँ होता है, और प्रकाश संश्लेषण के अवयव को हमने यहाँ लिखा है। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न अवयव घटक कंपोनेंट्स शब्द का उपयोग करते हैं एवं इनकी भूमिका, रोल्स, कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस and their roles, components of photosynthesis and their roles, their roles। पहला कंपोनेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ CO2 लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है H2O, जल। तीसरा है सूर्य का प्रकाश। चौथा कंपोनेंट है रंजक। हमने पिगमेंट लिखा है, क्लोरोफिल सीधे सीधे नहीं लिखे हैं, क्योंकि रंजक में एक रंजक कैरोटीनॉइड्स भी होता है, कैरोटीनॉइड्स। अब इसको बता रहे हैं, एक एक बात देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस है, प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ कहेंगे, ये कच्चा पदार्थ है, दोनों कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल भी कह सकते हो, रॉ मटेरियल्स, रॉ RAW मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, ये दोनों ही कच्चा माल है। ये दोनों सहायक पदार्थ से सहायता कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में। कच्चा माल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत, सोर्स इसका क्या होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 से 0.04%। स्थलीय पौधे वायुमंडल से सीधे स्टोमेटा उनके पत्तियों में छिद्र होता है, विसरण की क्रिया द्वारा वायुमंडल से विसरित होकर के स्टोमेटा से होकर के उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में चली जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्रिया होगी। अब जलीय पौधे जो जल में डूबे हैं, जल में हैं, तो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर जलमग्न है तो अपने सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें एब्जॉर्ब कर लिया करेंगे, और स्थिर पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत हो गया। भूमिका इसकी क्या है। अब देखो यहाँ ग्लूकोज बनना है, ग्लूकोज में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो दो तत्व हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा प्राप्त करता है। आप कह सकते हो कि पानी में भी तो ऑक्सीजन है, वो क्यों पानी की ऑक्सीजन यहाँ नहीं ग्लूकोज में जाएगी? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो मुक्त हो रही है, एक ऑक्सीजन निकल भी रही है जिसको हम लोग सांस में ले रहे हैं। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो ऑक्सीजन जो मुक्त हो रही है वो जल के विघटन से आगे बनाएंगे, जल के विघटन से आएगी, और जो ग्लूकोज निर्माण में ऑक्सीजन जा रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड की ही ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका हो गई ग्लूकोज निर्माण के लिए। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तत्वों को पौधा कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से इसका रिडक्शन होता है, अवकरण से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कच्चा पदार्थ है, ये इसका रोल हो गया, भूमिका हो गई। दूसरा कच्चा माल है पानी, जल। स्थलीय पौधे इसको कहाँ से प्राप्त करेंगे? जमीन से। जड़ों पर मूल रोम है, मूल रोम एक कोशिकी होते हैं, आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे अवशोषण होता है, कैसे रसारोहण होता है। यहाँ पर जानना है कि स्थलीय पौधे जड़ों के मूल रोमों द्वारा जमीन से जल का अवशोषण करते हैं। तो जल में रहने वाले पौधे
उन सभी अपने शरीर के जल के जितने भाग उसके शरीर के जल के संपर्क वाले भाग हैं, उन भागों से जल का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधे जल का अवशोषण करते हैं, इस प्रकार जल प्राप्त करते हैं। जल की भूमिका क्या है, रोल क्या है? रोल मैंने भूमिका, रोल यहाँ लिखा भूमिका, इनकी भूमिका रोल, क्या रोल कर रहे हैं, क्या कार्य है, इनका फंक्शन क्या है, भूमिका क्या है? जल एक कच्चा पदार्थ है, ग्लूकोज जब बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन है यह जल से ही प्राप्त होता है, H2O। H जो है ये, इस ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वह जल से ही पौधा प्राप्त करता है। दूसरी बात, जल के विघटन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। जल में ऑक्सीजन है, उसको प्रकाशीय विघटन कहते हैं। प्रकाश के द्वारा विघटन होता है तो ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। दोनों काम इसका हो गया जल जीवद्रव्य वगैरह का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब जल का अवशोषण होता है तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। स्टोमेटा से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का मुक्त होना जल के विघटन से हुआ, और हाइड्रोजन जो ग्लूकोज में जाता है वो जल के हाइड्रोजन से प्राप्त होता है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश। इसका स्रोत है सूर्य। सूर्य की जो ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, उसे क्लोरोफिल अवशोषित करेगा। तो उसके अंदर ऊर्जा, बिना ऊर्जा के कोई जैविक क्रिया नहीं होगी, ध्यान में रखिए। जितनी भी चाहे पौधे में जैविक क्रिया हो, कार्य की क्रियाएं हो, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे किसी जंतु में कोई भी जैविक कार्य हो, बिना एनर्जी की कोई क्रिया होगी नहीं। और इसके लिए एनर्जी, और एनर्जी का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। हाँ, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूप बदल जाया करता है। यहाँ सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वह रासायनिक केमिकल एनर्जी के रूप में बदलेगी, और केमिकल एनर्जी भोजन के अंदर, जो भोजन ग्लूकोज बन रहा है, हालांकि प्रोटीन भी बनता है, लिपिड वसा भी बनता है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में यहाँ एक चीज़ बताई जाए कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रोटीन भी नाइट्रोजन लेकर के पौधा बनाएगा। तेल वाली जितनी चिकनी चीज़ें बनती हैं वो लिपिड और वसा भी हैं, भोजन निर्माण हो रहा है। भोजन निर्माण की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ पर हमें कई चीज समीकरण मिली हैं तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वही ऊर्जा भोजन के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है। उसी भोजन का उपयोग करके अन्य जंतु एनर्जी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सीधे एनिमल सीधे विकिरण ऊर्जा को ले नहीं सकता। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चाहे तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को, ऐसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में कुछ देर तक रहते हैं, बैठते हैं, तो हमारी त्वचा में विटामिन डी बनती है, थोड़ा सा संश्लेषण होता है, विटामिन डी का संश्लेषण माने निर्माण हो जाता है। लेकिन ऊर्जा जो हम प्राप्त करेंगे वो भोजन से प्राप्त करेंगे, क्योंकि पौधे के अंदर वो विशेषता है कि वो विकिरण ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग कर सकते हैं। तो भोजन के रूप में यही ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार था कि वी ईट सन, ईट माने खाना, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस कथन की व्याख्या करो कि हम सूर्य को ही खाते हैं। ऐसा सूर्य को खाते थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाए तो कितनी परेशानी बढ़ जाए, लेकिन हाँ, खाने का मतलब हुआ कि भोजन जो हम कर रहे हैं पौधे से प्राप्त है। सभी भोज्य पदार्थ जितने आप खाते हो उसके अंदर सूर्य की ही विकिरण ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर, बदल करके, रूपांतरित होकर के भोजन के अणुओं में जमा है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ऊर्जा रूपांतरण की क्रिया भी कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, तो ये हो गया सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, और बिना ऊर्जा के प्रकाशन क्रिया पूरी नहीं होती है। अब यह ऊर्जा बदल करके रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलती है और वही भोजन के अणु में स्थित हो जाती है, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब आइए रंजक, रंग पिगमेंट। मुख्य रूप से क्लोरोफिल रंजक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मुख्य दो क्लोरोफिल होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। इसके अलावा कैरोटीन, जैंथोफिल। कैरोटीन कुछ लाल रंग लिए होता है, जैंथोफिल नारंगी रंग, ऑरेंज कलर में होता है।
ये भी पिगमेंट है, रंग है। इसके बाद कैरोटीनॉइड्स होते हैं, प्रायः पीले रंग के कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो सहायक रंजक हैं। एक होता है मुख्य रंजक, मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल है, और सहायक रंजक दोनों क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। क्लोरोप्लास्ट, थोड़ी सी बात यहाँ पर जानिए। क्लोरोप्लास्ट की बात हम जाने तो बड़ी अच्छी बात। क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसके पहले कोशिका में पढ़ाया ना कि कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है झिल्लियों से घिरा हुआ, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और फंगस की जो कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती क्योंकि ग्रीन नहीं रहेगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना पाया जाता है, एक थाइलाक्वाइड तस्तरी प्लेट जैसी रचना होती है। क्लोरोप्लास्ट के जो उसका स्ट्रोमा का हिस्सा है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें थाइलाक्वाइड प्लेट नुमा रचनाएं, तस्तरी नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, एक के ऊपर एक, जिनको हम ग्रेना कहते हैं। समूह में एक साथ ग्रेना कहते हैं। और थाइलाक्वाइड पर ही सूक्ष्म कणों के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको क्वांटोसोम कहते हैं। उसी में क्लोरोफिल के पिगमेंट, क्लोरोफिल भरा रहता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है जो क्लोरोफिल को सक्रिय करता है ना, उसको फोटोन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस है, फोटो में एन जोड़ देंगे तो प्रकाश का सक्रिय कण, एक्टिव पार्टिकल ऑफ लाइट, जो एक्साइट कर दे, उत्तेजित कर दे क्लोरोफिल के अणुओं को। क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, उसके केंद्र में मैग्नीशियम, ये सब तत्व तो मिलकर के क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल एक अणु है, एक रंग है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट हुआ, एक भी हमने बताया। और उसके अलावा कैरोटीन, जैंथोफिल, ये भी पिगमेंट ही पाए जाते हैं क्लोरोफिल के अतिरिक्त। दूसरा होता है कैरोटीनॉइड। तो ये क्लोरोफिल क्या काम करेगा, ये सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके उसे रूपांतरित कर देगा। ये क्लोरोफिल बहुत बड़ी भूमिका है। अगर क्लोरोफिल है तभी सूर्य का प्रकाश अवजात होगा। इसलिए हमने बताया कि एनिमल बॉडी में अगर क्लोरोफिल है तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। जंतु से भी सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर, क्लोरोफिल है तब। तो इस तरह से ये क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। और इस प्रकार क्लोरोफिल, हाँ, कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, ये सहायक पिगमेंट हैं। सहायक में क्लोरोफिल जब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण क्लोरोफिल कर देता है, तो कुछ बची हुई ऊर्जा को, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है ना, फोटॉन की हमने बताया प्रकाश के सक्रियकरण, तो उस फोटॉन की ऊर्जा को, बची हुई ऊर्जा को कैरोटीनॉइड्स अवशोषित करके क्लोरोफिल को ही देता है। इसलिए क्लोरोफिल का सहायक, ये सहायक पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स। ये मुख्य रंजक है, मेन पिगमेंट, ये सहायक रंजक है जो क्लोरोफिल में सहायता करता है। यानी ये ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल को, ए को, क्लोरोफिल बी को ये देता रहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। इस प्रकार सबकी भूमिका हो गई चारों अवयवों की, और चारों के स्रोत कहाँ से पाए जाते हैं। तो इतना, इसके बाद फिर बाद में हम पढ़ेंगे